हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी का डिस्कशन। कुछ क्वेश्चंस होंगे 20 के अराउंड जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी 15 नंबर की आती है आपकी, और उस 15 नंबर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल भी ना कहें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो किसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड हैं, बट अगर आपने सीडीपी अच्छे से की हुई है तो आपको ये पता लगेगा कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन उस तरह के होते हैं जो बिल्कुल हार्डकोर मैथमेटिकल नॉलेज आपकी मांगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, सेशन आपको पसंद आएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर के मैंने एक पिन कमेंट में या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फ्री नोट्स का जो लिंक है उसको आप क्लिक करके जो 3 सब्जेक्ट के नोट्स हैं अभी ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी को थोड़ा सा भी शायद और समय लगे बट वो मिल जाएंगे आपको उसी ड्राइव के लिंक में और टेलीग्राम पर भी। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल लेट्स लर्न स्क्वाड है। इसके अलावा किसी भी, मैं ये बात हर रोज अब मुझे कहनी पड़ेगी, किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी फेक चैनल या कुछ भी, मतलब आपको तो फेक उस टाइम पे नहीं लगता है बट बाद में कोई भी कोर्स अगर आप कहीं से भी खरीद रहे हैं तो उसको प्लीज मत खरीदिए, क्योंकि जो ऑफिशियल या जो ऑथेंटिक कोर्सेज हैं वो सिर्फ करियर ऐप पर अवेलेबल हैं। केवीएस का एक बैच आया हुआ है और एक बैच आया हुआ है आपका पेडागोजी स्पेशल का केवीएस के लिए। तो दैट्स इट। इसके अलावा कोई और बैच अभी नहीं है जिसमें एडमिशन ओपन हो, तो किसी और नाम पे कुछ भी बच के रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 1 आपके सामने। वैसे तो आज सैटरडे है, कल हम छुट्टी रखने वाले हैं। मैं इन एडवांस आपको बताने की इच्छुक हूँ। जो लोग सीटेट वाले इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सीटेट की तैयारी कब करेंगे, क्या होगा अब आगे, है ना, तो आपको जो मैराथन्स मिली हैं इतने आप उनका प्रयोग कीजिए और ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन लगाने से पहले ही पोल दे दिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए आप लोग, स्टार्ट करेंगे फिर आज की कहानी को, समझेंगे क्या है चीजें, कैसे वर्क करने वाली हैं, फिर आगे चल के बात करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हम करेंगे कुछ टोटल 20 क्वेश्चंस। एक रूल याद रखना है कि बच्चा जहां एक्टिव है, ये बिल्कुल मूल मंत्र की तरह है कि जहां बच्चा एक्टिव है, यानी वो प्रोबेबिलिटी, जब आप फंस रहे होंगे क्वेश्चन में तो देखेंगे बच्चा ज्यादा एक्टिव कहां है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मतलब इसमें तो या तो आपको ये पता है या तो नहीं पता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू the teacher brings in a variety of material into her classroom like abacus, Dines block, currency notes, जैसे 1 रुपए का नोट या सिक्का, whatever, 10, 100 रुपी नोट. Which principle of Dines theory is the teacher referring to in the above scenario? तो ये डाइंस थियरी है जिसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स की बात की है ना। और ये जॉल्टन पाल डाइंस एक हंगेरियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये 4 प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस बार से ये पूछा जाने लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी है क्या। ठीक है बात। तो अगर हम बात करते हैं, क्या पूछा है कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान समझते हैं ना आप, है ना, 1s, 10s, 100 एंड ऑल। ठीक, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह जो आप सीखते हैं। प्लेस वैल्यू दूसरी होती है फेस वैल्यू, वो आप गणित में पढ़ चुके हैं उदय सर के साथ। तो प्लेस वैल्यू की जब हम बात करें तो एक टीचर जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के बच्चों को प्लेस वैल्यू समझ में आ सके, उसके लिए अबैकस आप जानते हैं, काउंटिंग वगैरह में, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। डाइंस ब्लॉक का भी सेम ही है, प्लेस वैल्यू के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और करेंसी नोट्स लेके आए, यानी वेरियस टाइप ऑफ मटीरियल्स लेकर के क्लासरूम में टीचर आई हैं, टीचिंग लर्निंग एड लेकर के आई हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल को इस सिनेरियो में रेफर कर रही हैं जब वो डाइंस ब्लॉक, अबैकस, नोट्स ये सब लेकर के आ रही हैं? तो पहला प्रिंसिपल है डायनामिक प्रिंसिपल, दूसरा है मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, आप लोग कह रहे हैं डी। देखिए, इसमें इसको एक बार पढ़ लीजिएगा या मैराथन वगैरह में हम देख लेंगे एक बार, तो इसमें डी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविटी जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई आप जिसको आप आंसर कर रहे हैं ज्यादातर लोग, जो कि गलत है, कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझा दीजिए उसके बाद एनालिसिस पर जाइए। इसमें मटेरियल की बात एज सच नहीं हुई है। इसको कंस्ट्रक्टिविटी मतलब प्याजे से मत जोड़िए, ये अलग है। ठीक है, ये अपने आप में फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो आपको थियरी पढ़ के ही समझ में आना चाहिए। तो हालांकि मैं ये चारों बता देती हूं आपको। कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये क्या है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद एनालिसिस पर जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपका
डायनेमिक प्रिंसिपल का। तो डायनेमिक प्रिंसिपल में आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड नॉलेज बच्चे को हो, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए हो, फिर जाकर के आप आगे बढ़ते हैं, मटेरियल वगैरह का यूज करेंगे। मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी में क्या है कि आप एक टूल का, अगर आप वेरिएबल्स को समझा रहे हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स को समझाने के लिए आप एक टूल का प्रयोग करते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट है परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि यहां सही उत्तर है। जो ये परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, ये मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करने की बात करेगा, है ना। मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करने की बात करेगा, जैसे कि यहां पे हुए हैं मल्टीपल टूल्स प्रयोग में आए हैं, यूज में आए हैं, जैसे अबेकस है, डाइंस ब्लॉक है, नोट्स हैं। तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल में आप एक परसेप्शन को या उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जिससे वो अलग अलग, मान लीजिए डाइंस ब्लॉक है तो उससे भी समझ बनेगी, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स यहां यूज हो रहे हैं। जबकि मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी में एक वेरिएबल्स को समझाने के लिए एक टूल यूज हो रहा था, यहां पे मल्टीपल टूल्स यूज हो रहे हैं। जस्ट हल्का सा ऑपोजिट कह सकते हैं इसको। तो डायनेमिक यहां पे उत्तर नहीं होगा, ना आपका डी होगा। कंस्ट्रक्टिविटी में हमने बात कर ली, पहले कॉन्सेप्ट बाद में एनालिसिस। तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, ये एकदम फैक्ट है। और अगर हम बात करें, ये 4 है, इनका नाम भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, शायद आज इंक्लूडेड भी है, कि ये नाम भी पूछ लेता है आपसे कि डाइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। तो डायनेमिक याद रखना है, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी, फिर परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी और आपका कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। तो ये डाइंस ब्लॉक है जिसको हम यहाँ देखेंगे और इसके लिए हम वंस टेंस वगैरह का प्रयोग करेंगे, समझेंगे। मान लीजिए आपको प्लेस वैल्यू है वंस टेंस 100, तो इन डाइंस ब्लॉक्स का यूज करके ये अच्छे से प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सबको सिखाया जाता है। टीचिंग लर्निंग एड्स में TLM में आते हैं, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये प्लेस वैल्यू, ये सब हम डाइंस ब्लॉक से सीख रहे हैं। डाइंस ब्लॉक पे बहुत क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। एरर जहां लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि बच्चे को एक्टिव रखना है और कोई बात इसमें मूल नहीं हो सकती, ठीक है। बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, यानी जो गलतियां हैं वो महत्वपूर्ण या मुख्य भूमिका निभाती हैं गणित को सीखने में। इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? यानी जो त्रुटियां हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चे के सीखने में। अब ये CDP का कॉन्सेप्ट है जो आपको पेडागोजी में हर जगह काम आएगा, है ना। इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं लेते, करवाएंगे यार, डोंट वरी। ऑलरेडी जो कराया हुआ उतना तो देख लो कम से कम, है। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, सारी मैराथन्स भी होंगी, डेट अनाउंस तो हो जाने दो, इतने खुद भी तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे कि नहीं। देखिएगा, अगर हम बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बी ऑप्शन क्या है, जो लोग 93% लोग बी कह रहे हैं, जो कि सही भी है। जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हो रही है, यानी जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, तो ये बात सही है कि गलत है कि इंपॉर्टेंट होती हैं? बिल्कुल सही है, फॉल्स नहीं हो सकती ये बात कि एरर्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है गलतियां, इनको हम गलत नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट को। तो ये ट्रू ही होगा, तो ट्रू बी ऑप्शन में है। दे हेल्प टीचर अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां बच्चे से हो रही हैं, वो शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कैसे करते हैं बच्चे, इस बात को समझने में गलतियां हमारी मदद करती हैं। फिर भी डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ये भी ट्रू ही बोल रहा है इस बात को। एज एरर्स आर इंडिकेटिव ऑफ लो IQ, कि किसने कह दिया कि जिसका IQ ज्यादा है उससे कभी कोई गलती नहीं होगी, या गलती हो रही है तो इसका मतलब IQ कम है। ये तो खराब बात हो गई, बच्चे के भले की बात ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो गलतियां बच्चे करते हैं उससे आपको समझ में आएगा कि सोच कैसे रहे हैं, वो किसी कॉन्सेप्ट को समझ कैसे रहे हैं। आप जैसे समझा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको कैसे समझ में आ रहा है, तो वो आप उनकी गलतियों से पता लगा पाएंगे कि गलतियां क्या है, एक विंडो का काम करेंगी लर्निंग प्रोसेस में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने और जवाब दीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन है ये व्यक्ति जो दुखी है? हाँ देखो, नोट्स। यार बहुत सारी चीजें होती हैं और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको कुछ भी इस पे करेंगे बात, मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। आपकी वजह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ है सीटेट में, बहुत बढ़िया। कौन है ये व्यक्ति? मीनल भार्गवा। हाँ, एग्जाम कब होगा? जब होगा, यही तो ना, एग्जाम खुद डिले हुआ है। अगर देखा जाए 16 से इन्होंने बोला था, तो एग्जाम डेट आ जाएगी, 7 दिन में निपटा देंगे सब। देखिएगा, माई सिस्टर गॉट 124 in 1 month. I'm preparing for from 1 month. निक्की कह रही हैं, can I get 110 plus from your free notes? बिल्कुल बिल्कुल निक्की, और जो मैराथन सेशंस होंगे उनको देखिएगा ना, आप अच्छा करेंगे।
तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कई लोग। समझते हैं क्या कहानी है। अ कॉमन एरर दैट वी ऑफन एनकाउंटर, कॉमन एरर समझ रहे हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, दैट वी ऑफन एनकाउंटर जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू एड टू फ्रैक्शंस। समझ रहे हैं ना, वो 1/2 और 1/3 को जोड़ने को कहा गया तो बच्चा क्या करेगा, 1 और 1 2 और 3 और 2 5 ऐसे कर देगा। ये चीज बहुत कॉमन है, कॉमन एरर है, बचपन में आपने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। शौर्य सिंह तुमने किया है ना, किया ना, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, कैसे होगा, एलसीएम होगा या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सही बात है। तो ये कॉमन एरर है। दे एट दी न्यूमरेटर, जिसको हम जो भी अंश बोलते थे, हर बोलते थे, अंश बोलते थे न्यूमरेटर को हिंदी में, और जो हर है यानी डिनोमिनेटर है उनको अलग अलग जोड़ देते हैं बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ और करे। और व्हाट कुड बी दी पॉसिबल रीजन फॉर सच अ मिसकॉन्सेप्शन। अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों में, एक गलत अवधारणा है या वैकल्पिक अवधारणा है। इसके लिए क्या करें हम, इसको जब आप एनकाउंटर करते हैं, कॉमन गलती है जो भिन्नों का योग करते समय ऐसा होता है। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, मतलब टीचर की ही सीधी गलती है। भाई पहले रीजन तो पता लगाओ। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, और अगर टीचर की गलती है तो दुनिया के सारे बच्चे एक आध बार तो जब ये सीखते समय कर ही देते होंगे, तो सारे ही टीचर खराब हो गए फिर तो। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, बच्चों में कमी हमें निकालनी ही नहीं होती। जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स लर्नड इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शंस, यानी योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। ऐसा लैंग्वेज में भी होता है कि बच्चे ने मान लीजिए सेकंड फॉर्म सीखा है या सीखी है तो वो ईडी हर जगह लगा देगा। तो कई बार जो जनरलाइजेशन है, ओवर जनरलाइजेशन है, जो फैक्ट्स बच्चे ने एडिशन के टाइम पे, जोड़ने के टाइम पे, योग के समय पे सीखे थे, वो उसने ओवर जनरलाइज करके उनको यूज कर लिया है। उसने सीधा सीधा जो उसको आता था उसी से कुछ भी बना दिया। तो ये जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है कि ये वाले नियम जब योग में ऐसे लागू होते हैं कि भाई 11 और 12 को जोड़ रहे हैं, हाँ 2 + 1 3 हो गया और 1 + 1 2 हो गया, तो ऐसे ही होता होगा। ये जो नियम उसने योग में सीखा था वो फ्रैक्शंस में भी उसने लागू कर दिया, बात तो ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसा यहां पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब ज्यादातर बच्चों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की वजह से हो रहा होगा, ऐसा अक्सर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और हल्का सा जवाब बढ़िया से दीजिएगा पोल में। पोल वाले भैया इतने स्लो क्यों हो आप, है भाई, सो जाते हो बीच में, तो एक दिन बाद दोगे पोल। फिर देखिएगा, प्रीवियस ईयर करती हूं तो 105 आते हैं, क्या पास हो जाऊंगी शिखा? अगर फ्रेश सेट लगाने पे 105 आ रहे हैं तो पास हो जाओगे, है ना। और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि जो कॉन्सेप्ट उसमें है वो समझ में आ रहे हैं या फिर ऐसे ही तुक्के में आ जा रहे हैं 105। तबियत हाँ थोड़ी सी ऐसी है अमायरा, ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा लोड हो गया और अभी भी कुछ चीजें, बहुत सारे प्लान्स कैंसिल करने के बाद भी कहीं कहीं तो कुछ काम तो निपटा नहीं होते हैं। देखिएगा तो फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इज, यानी छात्रों के आंकड़ों के संग्रहण। टॉपिक देखिएगा क्या पूछा है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, यानी फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी आंकड़ों के संग्रहण, डेटा कलेक्ट करने को कह रहे हैं। आसपास का एरिया है उसके बारे में कुछ जाने, डेटा कलेक्शन कैसे, डेटा कलेक्शन के बारे में आपको बच्चों की समझ को असेस करना है। क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा में विचार विमर्श कराएंगे डेटा कलेक्शन के लिए। अगर आपको तो समझ जाननी है चलो करा सकते हैं। क्रॉसवर्ड पहेली पूछेंगे, पहेली डेटा कलेक्शन के लिए, ये तो गड़बड़ है। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, यानी आपने कोई सर्वे कराया था आसपास और उसके बारे में अब बच्चा बात करेगा, क्योंकि सर्वे करने गया और पूछा कि अच्छा आपके घर में कितने कूलर हैं, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना, ये चीज है कि नहीं है, तो ये सब पता लगेगा बच्चे को डेटा के बारे में, उसके पास डेटा आएगा और उसको एनालाइज कर पाएगा, तो ये ज्यादा बेहतर है। रोल प्ले अगेन ये लैंग्वेज बेस्ड या वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए समझ में आता है, बट जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चे की समझ को के आकलन की बात कर रहे हैं, तो डेटा को सबसे अच्छे तरीके से जांचा जा सकता है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट से, है ना, जिसमें बच्चा एक्टिव है। इस प्रोजेक्ट को समझ के ये मत सोचने का कि ये बहुत सालों का प्रोजेक्ट है तो इसको समेटिव में जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्वे के थ्रू डेटा को नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे, ठीक। आप कह रहे हैं अगर जो जनगणना होती है, जिसको हम कह रहे हैं सेंसस है या इस तरह की और भी चीजें कि भाई कितने % लोगों ने इंडिया में वैक्सीन लगवाई, क्या हुआ, ये सब ये डेटा से पता लगेगा। तो सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, सर्वे से पता लगेगा कि डेटा क्या है, तो डेटा के आकलन के लिए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा डिस्कशन से भी ज्यादा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, रियल लाइफ
में उसको डेटा का जो सामना करना पड़ेगा वो सी ऑप्शन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मैथमेटिकल एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल कैन हेल्प इन मेनी वेज लाइक, यानी बच्चों को अगर हम गणितीय एक्टिविटीज में जिनमें मैथमेटिक्स का प्रयोग हो, उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग लगे, अगर प्राइमरी लेवल पे इन्वॉल्व करते हैं तो इससे किस चीज में मदद मिलेगी बच्चों को, अगर हम प्राइमरी लेवल पे ही उनको मैथमेटिकल थिंकिंग वाली प्रोसेसेस में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें तो बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपकी मास्टर क्लासेस दिन में चल रही हैं, संस्कृत की भी है आई थिंक सबसे लास्ट में, तो वो आप अटेंड कर लीजिएगा। कोई कह रहा है संस्कृत में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, बताइएगा फटाफट से। और लाइक शेयर करना आप लोग भूल जा रहे हैं, वो भी करते रहिएगा, कोई बात नहीं, तबीयत डाउन और वैसे ही चलती रहती है, ये तो छोटी मोटी बातें। तबीयत भी क्या है, ये थकान और थोड़ा ओवरवर्क जब इंसान हो जाता है बहुत लंबे समय तक छुट्टी ना मिलने पे, ऐसा होता है। बट कल मैं बिल्कुल प्योर छुट्टी रखूंगी संडे की, कुछ नहीं करना कल मुझे। देखिएगा बहुत ही बढ़िया अलग अलग उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिएगा राजपूत समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन, आप लोग खुद से कह रहे हैं 62% लोग। पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर मेनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न कॉम्प्यूटेशनल स्ट्रेटेजीज, यानी छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करेंगे आप। यानी जब प्राइमरी लेवल पे आप मैथमेटिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं, उसमें से कौन सी एक्टिविटी होगी जो बच्चे को हेल्प करेगी, जैसे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर प्रदान करना जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक अपने आप पहुंचे और कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजीज को सीखे कि कैसे शॉर्टकट में वो ऐड कर सकता है या कैसे कंप्यूट कर सकता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिएगा अगर यहां पे लिखा होता कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा आप प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाता आंसर, क्योंकि हम पूरे टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं कोशिश करते हैं कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएं। कॉन्क्रीट क्या है, जो चीजें हमारे सामने हैं, जिनको बच्चा टच कर सके, फील कर सके। एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें इमेजिनेशन ज्यादा करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे बच्चा लेकिन अपने आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पेश कर दे रहे हैं, वो कॉन्क्रीट एक्टिविटीज करके अपने आप सीख रहा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को। सही बात है। हेल्प टू यूटिलाइज फ्री पीरियड्स गिवन इन टाइम टेबल। देखो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो एकदम खराब, टाइम वेस्ट, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि फ्री पीरियड को यूटिलाइज करने का अच्छा तरीका है। फिर ऐसे तो फिर बहुत कुछ करा सकते थे आप, अलग अलग और भी सब्जेक्ट थे। हेल्प स्टूडेंट्स डीपन देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, यानी छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता मिलती है। अगर बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं आप प्राइमरी लेवल पे, तो जो उनकी समझ है वो डीप होगी, गहरी होगी, गहन होगी, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके, आसपास की चीजों को लेके तर्क कर पाएंगे। बात तो सही है। सर्व एज अ टूल फॉर समेटिव असेसमेंट। देखिए समेटिव असेसमेंट के टूल के लिए हमारा फोकस नहीं रहता, हम चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव रहे, है ना, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो जज करना है समेटिव का, तो हम चाहते हैं बच्चा एक्टिव रहे। तो एक्टिविटी हम इसलिए नहीं करा रहे कि उसको जज कर सकें। तो ए और सी यहां सही है, बाकी कोई सही नहीं है। तो जहां पर ए है बट सी नहीं है ना, यहां पर ए नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए और सी दोनों सही हैं या ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत स्लो चल रहे हो शौर्य सिंह, ऐसे नहीं चल पाएगा। ज्योमेट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स। यानी जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, एक महत्वपूर्ण एरिया माना जाएगा इसको गणित का, एंड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स, और प्राइमरी लेवल पे भी इसको अभिन्न अंग की तरह देख करके पढ़ाया जाना चाहिए। ज्योमेट्री क्या है भाई, ये बॉटल है मान लीजिए, तो इसकी शेप, साइज, एंगल, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री में देखते हैं, एरिया, ये सब पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट्स में से, और प्राइमरी लेवल पे भी बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए। ठीक बात है। तो पहला ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स इन ज्योमेट्री एज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसलिए ज्योमेट्री को पढ़ाओ क्योंकि नंबर अच्छे आते हैं। देखिए किसी भी ऑप्शन में नंबर पे फोकस नहीं होता है, अगर आप देखेंगे बच्चे को सिखाने पे फोकस है, नंबर पे नहीं है कि अच्छे नंबर आते हैं इसलिए ज्योमेट्री पढ़ाओ। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। बी ऑप्शन है ज्योमेट्री इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड हेंस प्रोवाइड्स प्ले टाइम, यानी बच्चों को खेलने का मौका मिल जाता है और गतिविधि उन्मुख है। चलिए मान लिया। मैनी फेमस मैथमेटिकल्स, अभी इसको कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना नेगेटिव नहीं है।
सी ऑप्शन है मैनी फेमस मैथमेटिशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्री, यानी कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से लेकर और कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए जिसमें गणितज्ञों ने योगदान ना दिया हो? तो कोई सेंस हुआ इस बात का कि भैया ज्योमेट्री इसलिए पढ़ाओ क्योंकि गणितज्ञों ने काम किया है? वो लगभग हर कॉन्सेप्ट पे किया है। हम तो बच्चे का भला देखेंगे ना। डी ऑप्शन है एक्सपीरियंसेस इन जियोमेट्री हेल्प इन लर्निंग एंड विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूजफुल इन डेली लाइफ। अब देखिएगा, अगर आपके पास वैसे वाला ऑप्शन होता कि कौन सा सही है तो आप कह देते ये बी और डी दोनों सही हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि इससे कहीं बेहतर जो है वो यहां है, ठीक है ना। और यहां पे फोकस इस बात पे था कि एक्टिविटी सेंटर्ड है तो खेलने का टाइम मिल जाएगा, जबकि खेलने का टाइम आप वैसे भी दे सकते हैं। तो हमें पता है कि उतना मजबूत उत्तर नहीं हो सकता बी ऑप्शन, जितना ये है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं ज्योमेट्री में, जो अनुभव मिलते हैं ज्यामिति में, वो बच्चे को सीखने में और विजुअलाइज करने में मदद करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो डेली लाइफ में यूजफुल है। मान लीजिए एक रूम है तो उसका एरिया कितना होगा, उसकी शेप क्या है, किस एंगल पे दरवाजा खुलता है, ये सब चीजें ज्योमेट्री क्या हमारी रियल लाइफ में हेल्पफुल है। तो इसलिए इसको सिखाना जरूरी है, या हम कहेंगे दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता मिलेगी। तो वो गणित जो है लाइफ से हमें जोड़ देना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चे को एक्टिव रखेगा और उसके रियल लाइफ से जोड़ने में उसको मदद करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी इस बार खूब पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। पढ़िएगा एक बार इसको ध्यान से और जवाब दीजिएगा पोल में। ठीक, अगर हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, देखिए एक बार खुद से पढ़िए फिर हम बात करेंगे। देखिएगा फटाफट से, इंग्लिश वाले दुखी ना हो, मैं कराऊंगी मैराथन भी, देखिएगा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं मिस श्रेया क्या है? एक प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स की टीचर है। यूजेस वेरियस मेथड्स टू टीच एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानी दो संख्याओं का जो दो डिजिट के जो नंबर्स हैं, 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए मल्टीपल मेथड्स यानी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वो यूज कर रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में, वो क्या कर रहे हैं भाई, 23 और 46 को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब इस 23 को 20 + 3 और 46 को 40 + 6 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब 23 + 46 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, और इसको खोल के लिख दिया। तो ये क्या है, ये वेरिड ऑप्शंस दिमाग में आ रहे हैं बच्चे के, मल्टीपल ऑप्शंस वो उसको दे रही हैं, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। ठीक, तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर हर पेडागोजी, ये उनका स्टाइल है बाबूराव वाला। तो देखिएगा एक बार, शी इज फोकसिंग ओनली ऑन मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, यानी सिर्फ गणितीय संचार पर बल दे रही हैं, ऐसा है क्या? या फिर बी ऑप्शन है शी इज ऑफरिंग हर स्टूडेंट्स अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, यानी वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों का, यानी मल्टीपल अप्रोचेस ऑफर कर रही हैं मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। भाई किसी बच्चे को कोई ढंग से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उसको मल्टीपल वेज आ गए एक काम को करने के, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बात तो सही है। फिर भी सी और डी को पढ़ेंगे। शी इज कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट विद सो मेनी मेथड्स, कंफ्यूजन के लिए नहीं है ये, मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल वेज में पढ़ाना बुरी बात नहीं होती, ठीक है, और कंफ्यूजन को क्लियर किया जा सकता है अगर आए भी तो। डी ऑप्शन देखिएगा, शी इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है कि वो वेस्ट कर रही हो टाइम एक ही समस्या को सॉल्व करने में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं बच्चे को, विविध उपागम या अप्रोचेस से वो सिखा पा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये पता नहीं कौन रो रहा है, अब ऐसे लोगों का क्या करें जो इतने नेगेटिव हैं, इनका क्या ही कर सकते हैं। इनके अनुसार तो जीवन भी इंसान को नहीं जीना चाहिए और इनके अनुसार चलना चाहिए, अब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, पहले वाली बात नहीं रही, देखो ये एग्जाम फिलिक, नाम भी नहीं है इनके अपने, बस ये या तो इनको कोई छोड़ देता है या ये खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड है। कम से कम नाम भी रख लिया करो, थोड़ा ऐसा लगेगा रियल हो, है। पहले वाली बात नहीं रही, अब कमेंट लेना बंद कर दो मैम, बहुत डिस्टर्ब होता है। कमेंट कहाँ लिए जा रहे हैं भाई?
कौन ले रहा है कमेंट? तो क्या करें, आपका दुखी क्यों हैं आप इतने जीवन से? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये कहता है इन अ गेम ऑफ मार्बल्स, यानी मार्बल्स के गेम में कंचों के खेल की बात हो रही है, होंगे आप में से कुछ कंचाधारी लोग, ठीक? तो कंचों के गेम में रेनू लॉस्ट 4 मार्बल्स, रेनू जो है 4 मार्बल्स उसके हार जाती है वो। शी इज लेफ्ट विद 7 मार्बल्स, तो उसको दूसरे व्यक्ति को देने पड़े होंगे 4 मार्बल, किसी ने कंचे खेले होंगे तो याद होगा, है ना? और उसके पास अब 7 मार्बल बचे हैं। विद हाउ मेनी मार्बल्स डिड शी स्टार्ट द गेम, यानी कितने मार्बल्स के साथ उसने गेम को स्टार्ट किया होगा। यदि 4 जो कंचे हैं वो हार गई और 7 अभी भी हैं, तो बच्चे को ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 4 अभी हैं, सॉरी जो 4 लूज कर चुकी है और 7 अभी हैं, इन दोनों को प्लस करके पता लग जाएगा टोटल कितने मार्बल से गेम शुरू किया होगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन ऑन एडिशन, बात तो सही लग रही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब इसमें ओपन एंडेड कुछ नहीं है, क्योंकि 4 और 7 या 7 + 4 11 ही आंसर आना है, तो इसमें कोई भी ओपन एंडेडनेस नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पे दिए थोड़ी है 4 ऑप्शन। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन, तो आप में से कई लोगों को ये अभी भी कंफ्यूजन है, 63% लोग ए कह रहे हैं और 13% लोग डी कह रहे हैं। देखिएगा इसमें सब्ट्रैक्शन की बात इसलिए नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन तो ये है संदर्भ में है, कंचों के संदर्भ में है, रियल लाइफ के संदर्भ में है, किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। तो जब किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है तो हमें पता है कि मार्बल्स का गेम है, जिसमें 4 मार्बल जो रेनू है वो हार गई है, 7 उसके पास हैं। क्वेश्चन क्या है, विद हाउ मेनी मार्बल्स डिड शी स्टार्ट द गेम, कितने मार्बल्स के साथ गेम को स्टार्ट किया था, तो उसके लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट में एडिशन सिखा रहे हैं, है ना? कितने रह गए उसके लिए हम घटा करके नहीं कह रहे उसको, हम सिंपल कह रहे हैं एडिशन करके बता देगी वो, सब्ट्रैक्ट करके थोड़ी ना बताएगी। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। रोज सेशन क्यों नहीं लेते हो, कुमार कह रहे हैं। कुमार अभी बीच में यार कुछ केबीएस की वजह से थोड़ा सा ये कहेंगे डिस्टर्बेंस हुआ है, और कुछ चीजें भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो एक आध दिन ऐसा हुआ है कि क्लास नहीं हो पाई है, अदरवाइज तो आपकी क्लासेस चल ही रही हैं। देखिएगा 8.5 घंटे की मैराथन देख लो, अगर मैं पूछूं तो, अगर ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने नहीं देखी है, फिर वो ये पूछने के हकदार नहीं है कि रोज सेशन नहीं हो रहा। देखिएगा एक बार अगर हम बात करें, और जी देखिएगा अब बैलेंस हो जाएगा, जो आपका मंडे का टाइमिंग है, संडे को तो ऑफ रखेंगे यार। अब देखिएगा वेयर डू वी यूज सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो एक शास्त्रिक पद्धति है, शास्त्र या षष्ठ का जो मतलब है, सेक्साडेसिमल का जो ये मतलब है, इसका मतलब ये 60, ये सेक्सा जो वर्ड बना है वो 60 से बना है, तो जिसमें बेस 60 हो। तो ये शास्त्रिक पद्धति का उपयोग कहां पर करते हैं? पहला ऑप्शन है इन क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों के प्रमाणीकरण में, यानी आंकड़ों को क्वांटिफाई करने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए, यानी कोण को मापने के लिए, मेजरिंग डिस्टेंसेस इन फुट एंड यार्ड्स, यानी फुट और गज में माप रहे हैं किसी डिस्टेंस को, दूरी को, या फिर हिंदी और अरेबिक न्यूमरल्स में लिखने को कह रहे हैं। तो ये जो आपका सेक्साडेसिमल है, इसमें मेजरिंग, इट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, यानी कोण को मापने के लिए, और जनरली जो 10 का बेस रखा जाता है, इसमें बेस 60 होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे, पूछा भी जा सकता है बेस 60 किसमें होता है, तो सेक्साडेसिमल कॉन्टेक्स्ट में एंशिएंट विधि है, ब्रिटिशर्स बेसिकली, ये ब्रिटिश सिस्टम से ली गई है, ठीक है ना? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 10, 20 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लासेस 1 and 2, यानी कौन सी एक बात गणित पढ़ाने के विषय में कक्षा 1 और 2 के लिए सही है एज पर एनसीएफ, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार, कौन सी बात गणित के संदर्भ में सही है? इतना स्लो चल रहे हो, कैसे हो जाता है अपने आप? ध्यान नहीं है ना शौर्य, अगर ध्यान होगा तो नहीं होगा बाबू, है ना? देखिए अगर हम बात करें, कोई बात नहीं करो, क्योंकि पहले तो आप ठीक करते थे, फिर बीच में आप आलसी हो गए, आपको लगा ये तो बहुत इजी काम है, तो इस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, अदरवाइज ऐसा थोड़ी आता नहीं है। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is true about teaching and learning of mathematics in classes 1 and 2 as per the vision of NCF? कक्षा 1 और 2 के विषय में गणित को पढ़ाने की बात हो रही है NCF के अकॉर्डिंग। तो एल्गोरिथम्स पे और रोट लर्निंग पे फोकस करेंगे। एनसीएफ क्या कोई भी अच्छी पॉलिसी रोट लर्निंग नहीं, रटंत विद्या पे फोकस नहीं करती है, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम पर फोकस करती है। बी ऑप्शन है, ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स शुड बी डन इन क्लासेस 1 एंड 2, यानी सिर्फ ओरली मैथमेटिक्स में पूछ लो, जो पूछना है मौखिक प्रश्नों का ही इस्तेमाल। क्यों भाई, इससे भी रटंत विद्या ही बढ़ेगी, बाकी एक्टिविटीज बच्चे को तो एक्टिव भी रखना है ना। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट्स, ईवीएस, यानी गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। यानी हम मैथ्स को लैंग्वेज के थ्रू भी सिखा रहे हैं, हम ईवीएस भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, हर जगह है, एवरीवेयर। तो आप कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो ईवीएस में भी नंबर्स का जिक्र होगा, लैंग्वेज में भी जब हम बात कर रहे हैं ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं कि इतने थे, कुल इतने हो गए, तो वो सब भी लैंग्वेज भी सीख रहा है बच्चा, मैथ्स भी सीख रहा है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम समाकलित कह लीजिए या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कह लीजिए, कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 और 2 में पढ़ाने नहीं चाहिए, जो भी आसपास की चीजें हैं उनके थ्रू बच्चा भाषा सीखेगा, अदर सब्जेक्ट लैंग्वेज सीखेगा, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, एनवायरनमेंट के माध्यम से हो, क्योंकि भाषा हो, एनवायरनमेंट हो, बच्चा मैथ्स तो हर जगह है ना, वो दुकान से कुछ लेने भी जाएगा, खिलौना भी मंगाएगा, कुछ भी देखेगा, तो नंबर्स तो हैं ही आसपास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। संस्कृत की क्लास आपकी टाइम टेबल में दिया हुआ है, उसमें आप अगर देखेंगे क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी टैब पर, या मैंने वहां पे भी टेलीग्राम पर भी मेंशन किया हुआ है। आप डेली क्लासेस आपकी 2:15 बजे से मास्टर क्लासेस हो रही हैं, जिनमें आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं सीटेट के लिए। अलग अलग टीचर्स करियर की टीम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं डेली क्लासेस नहीं हो रही हैं। आपसे लास्ट में मिला था पार्किंग में, प्लीज मैम रिप्लाई दे दीजिए। राठौर यादव कह रहे हैं मेरा नाम राहुल है। राहुल, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पार्किंग में एक्चुअली कई लोग मिले थे। ओके, गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। चलिएगा, खैर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी रचनावादी कक्षा, जहां पे प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, जहां बच्चा एक्टिव होगा, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेगा, फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी आप डेसिमल्स, दशमलवों के गुणन का परिचय दे रहे हैं कि कैसे आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 0.5 है, 0.2.5 है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, दशमलव को या डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त बात इन सब में से कौन सी होगी डेसिमल्स को सिखाने के विषय में। यूजिंग ग्रिड्स टू रिप्रेजेंट डेसिमल्स एंड देन इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। देखिएगा, आप बच्चे को एक्टिव रखेंगे, क्योंकि आप क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को फॉलो कर रहे हैं। तो देख लीजिए बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, यानी आप दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करते हैं, और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ग्राफ ग्रिड का प्रयोग करके आप, या ग्राफ का प्रयोग करके क्या है, डेसिमल्स को हम सिखा रहे हैं। बी ऑप्शन है, कन्वर्ट डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस एंड देन मल्टीप्लाई, यानी आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये एकदम बोरिंग तरीका हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, इसमें बच्चा उतना एक्टिव या उसको रियल लाइफ से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा जितना ए ऑप्शन में मिला। कन्वर्ट डेसिमल्स टू होल नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई, तो और ये अपने आप में ये बिल्कुल घिसे पिटे मेथड्स हो गए, यहाँ पे एक्टिविटी का स्कोप कम है। यूज फॉर्मल एल्गोरिथम टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉलोड बाय अ प्रैक्टिस वर्कशीट, तो जो फॉर्मल एल्गोरिथम है, यानी रटंत पे चले गए अब तो आप, कि बस रूल से करा देंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं बची, है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं बची। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक्टिविटी होती है, रियल लाइफ की चीजें जोड़ी जाती हैं, बच्चों को एक्टिव रखा जाता है। तो ग्रिड्स का जब आप प्रयोग कर रहे हैं डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो बेस्ट तरीका है ना, क्योंकि बच्चे के सामने यहाँ एक तो कॉन्क्रीट मटेरियल है जिसको वो देख सकता है आंखों के सामने, रियल लाइफ में उसका यूज कर सकता है, ऐसे आप ग्रिड वगैरह देख पाएंगे। और डेसिमल्स को सिखाने के लिए ग्राफ का, ग्रिड का प्रयोग करके डेसिमल्स को सिखाया जा सकता है। तो डायरेक्टली भी आपसे पेपर में पूछ लेगा, पहले पूछा गया है कि दशमलव सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, या क्या हम ग्राफ पेपर का या ग्रिड का यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि इन हिस्सों को, ब्लॉक्स को समझ के वो फिर मल्टीप्लाई करना भी आप उसको सिखा पाएंगे। इससे और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये कहता है, अ क्लासरूम डिस्कशन वाज इनिशिएटेड ऑन द टॉपिक ऑफ
सेल एंड डिस्काउंट इन फेस्टिवल सीजन। यानी एक क्लासरूम डिस्कशन हुआ सेल और डिस्काउंट पर कि त्योहारों के मौसम में जब सेल चलती है, आप देखते हैं फ्लिपकार्ट से लेके अमेजोन से लेके और दुनिया के हर जगह आप मॉल जाइए, बाजार चले जाइए कि दिवाली की सेल है। अब वो सच में नहीं पता कि वो सच में सेल का फायदा आपको मिल रहा है या सामने वाले को ही मिल रहा है सिर्फ, है ना। और अगर हम बात करेंगे, हाँ हाँ गुलशन सही कह रहे हो बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, अभी देख लेंगे एक बार, है ना। एक बार चेक कर लेंगे उसको कि वो क्लास 1 की बात हो रही थी या 3rd to 5th की बात हो रही थी। हाँ ईवीएस 1 और 2 में नहीं होता, वो ईवीएस तो हम खुद लैंग्वेज के थ्रू सिखा रहे हैं, तो एक बार उसको चेक कर लेंगे, डोंट वरी। कौन सा क्वेश्चन था वो? 10, है ना, लास्ट में एक बार, नहीं जो था यार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, डी ऑप्शन कह रहे हैं 59%। यानी बात क्या चल रही है, क्लासरूम डिस्कशन वॉज इनिशिएटेड, एक टॉपिक है सेल एंड डिस्काउंट का, कि फेस्टिवल के मौसम में, त्योहारों के मौसम पे सेल और डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट चलता है। वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, यानी जब आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि इतने % डिस्काउंट, तो इसका रियल लाइफ में इंप्लीकेशन क्या है, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा। मम्मी पापा के साथ कभी गया होगा मार्केट या त्योहारों के टाइम पे, तो उसको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि लाइफ से जोड़ दिया आपने। दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इन क्लासरूम हेल्प्स द स्टूडेंट टू एनहेंस देयर डिबेटिंग स्किल्स। तो यहाँ डिबेट कर रहे हैं हम या परसेंटेज सिखा रहे हैं? डिबेटिंग स्किल्स की तो बात ही नहीं हो रही। बी ऑप्शन हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन एंड एनकरेज देम टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट, thus इंप्रूविंग देयर स्पीकिंग स्किल्स। यानी हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की ओपिनियन सुने, फिर अपनी बात प्रेजेंट करें, स्पीकिंग स्किल्स बेटर होंगी। सर परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसको कहां लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं हम? सी ऑप्शन है मस्ट बी अवॉइडेड एज इट रेजेस द नॉइज लेवल ऑफ क्लास एंड डिस्टर्ब्स अदर्स। देखिए थोड़ा बहुत नॉइज लेवल इंक्रीज हो सकता है जब आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे होंगे, हल्का फुल्का शोर इज नॉर्मल, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि आप एक्टिविटी ही ना कराएं क्योंकि शोर होगा। डी ऑप्शन है हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक्स विद द रियल वर्ल्ड, thus इंप्रूविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यानी ये बच्चों को मदद करता है, छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया को के साथ संबंध बनाने में, दोनों को जोड़ने में। जो वो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और जो वो दुनिया में देख रहे हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। यही कहता है एनसीएफ कि क्लासरूम लर्निंग को आप बाहर की दुनिया से जोड़ दीजिए और वो सीख जाएंगे। तो परसेंटेज अपने आप में बोरिंग हो सकता था, लेकिन जब आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया तो वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस द मैथमेटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। यानी बच्चों के गणितीय चिंतन को जानने के विषय में कौन सी एक बात सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। अब उपयुक्त इसमें हो सकता है चारों हो, लेकिन पूछा है मोस्ट उपयुक्त या मोस्ट अप्रोप्रिएट। बताइएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेपर कब से है कुछ बताइए ना यार। देखो पेपर ऐसा लग रहा है 25 के बाद जाता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है और लेट शुरू हो। आप आए बाहर आइए, अमाना कह रही हैं, चलिए अमाना बताइए। हो सकता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक चला जाए पेपर, क्योंकि 7 दिन पहले तो इनको इंट्रोड्यूस वो बताना ही है, बट ये नहीं बता पा रहे हैं अभी तक भी। तो अगले 7 दिन में तो पेपर नहीं है, हम ये मान सकते हैं अभी तो, और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। मैथमेटिकल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो कौन सा एक तरीका मैथमेटिकल थिंकिंग के आकलन के लिए सही होगा? सॉल्व 4.25, ये सॉल्व कर दो आप इसको। मैथमेटिकल थिंकिंग दिखेगी इसमें कहीं? इसमें थिंकिंग नहीं दिखेगी, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उसको आता है वो फॉर्मूला अप्लाई करके फटाफट से निकाल देगा। तो थिंकिंग मतलब जहां पे सोचना पड़े, सोचना नहीं दिख रहा है इस ऑप्शन में। इफ अ फ्रूट कॉस्ट रुपीज, यानी एक फ्रूट है, एक फल है जो 4.25 पर किलोग्राम मिलता है, हाउ मच वुड यू पे फॉर 0.5 kg। अब इसमें थिंकिंग से ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, गुणा करेंगे निकाल देंगे। थिंकिंग क्या हुआ इसमें? इफ 4.25 इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 0 and 1, इज द प्रोडक्ट लेस देन और ग्रेटर देन 4.25, एक्सप्लेन। अब यहां बच्चा फंसेगा, मतलब उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा फॉर्मूला लगाया और बता दिया। अब पहले तो करके भी देखना है और दूसरा फिर ये भी देखना है इससे ग्रेटर होगा कि लेस देन होगा, और क्यों होगा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो इसमें थिंकिंग लग रही है, ये ओपन एंडेड थॉट हो गया। जबकि हम डी ऑप्शन की बात करें तो एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ मल्टीप्लाइंग 4.25 विद 0.25, यानी 4.25 को 0.25 से गुणा करने का सीधा सीधा तरीका पूछा है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। तो इसमें भी सोचने का मौका नहीं मिला। जो सोच पे जोर या दिमाग पे जोर पड़ेगा वो सी ऑप्शन में पड़ेगा सिर्फ, जहां पर कई सारी चीजें करके बताना भी है कि क्यों किया, कैसे हुआ, क्या सही वे है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार और समझेंगे क्या कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी टीचर कैन यूज फॉर क्लास
2 children to teach about subtraction of 1 digit numbers। यानी एक डिजिट की जो नंबर्स हैं या संख्याएं हैं, एक अंकीय संख्याओं को घटाने के तरीके पे बात चल रही है। क्लास कौन सी है? क्लास है 2। क्लास है कितनी? 2। तो एक डिजिट संख्याओं को जो सिंगल डिजिट है, मान लीजिए 6 में से 3 घटाना है, तो इसको घटाने के लिए कौन से तरीकों पे बात होनी चाहिए, क्या सही है, ये पूछा है हमसे सिंपल भाषा में। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, draws 6 dots and encircles 2 among them and asks children to count the remaining dots, repeats the same process with similar examples। यानी टीचर क्या करें, 6 बिंदु बनाएं और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना दें और फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहें, है ना। 6 बिंदु, ये आपने भी पढ़ा होगा वो माचिस की तीलियों से भी, जब हम सब्ट्रैक्शन सीखते थे कि मान लीजिए 5 है और 5 में से अगर 2 चले गए तो इस 2 को कट कर देते थे, रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं, तो ये तरीका होता था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जी 5 डॉट्स हैं और इन 5 में से 2 को तो एनसर्कल कर दिया या हटा दिया और बाकी कितने बचे ये पूछा है। तो सही तो है बात, वर्ड प्रॉब्लम की बात है तो सही है। Write 6 minus 2 is equal to 4 on blackboard and ask children to write it 10 times in their notebook। देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि बच्चा छोटा है तो कॉन्क्रीट मटेरियल का प्रयोग करें। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त संपत्तियों का प्रयोग करें, एक्टिविटीज चार्ट हो, जितना हो सके उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें या बाहर की दुनिया से जोड़ें, रियल लाइफ चीजों से। नहीं तो क्या होगा, ये तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स बता दिए ना आपने 6 minus 2, जबकि कॉन्क्रीट मटेरियल का प्रयोग कब होता है, जब उसके दिमाग में ये आ जाता, भाई आप बच्चे को कहो 5 में से 3 माइनस कर दो, वहीं आप कहो ये 5 है 2 हटा दिए कितने बचे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो ये फिंगर्स वाला एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि कक्षा 2 का बच्चा है, अभी वो कॉन्क्रीट चीजों से सीखेगा, मूर्त चीजों से सीखेगा, बजाय कि सिर्फ नंबर्स के थ्रू। सी ऑप्शन है, टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन टू रीड अलाउड ऑल द प्रॉब्लम्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये कोई बात नहीं हुई कि बच्चों से कह दिया आपने पढ़ पढ़ के सुनाओ क्या समस्याएं लिखी हैं बोर्ड पर। डी ऑप्शन है, टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाइक 17 minus 8, 14 minus 2 एटसेट्रा। तो ये भी गलत तरीका हुआ, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है उतना या रियल लाइफ के आसपास भी नहीं है जितना वो ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बेटर एक्टिविटी है किस चीज को समझने के लिए, आपके सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए, कक्षा 2 के लिए। ठीक है, 7 साल का बच्चा होगा मुश्किल से। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रिहाना वांट्स टू बिकम अ गुड मैथमेटिक्स टीचर। यानी रिहाना जो है वो एक अच्छी गणित की शिक्षिका बनना चाहती है। टू बी अ गुड मैथमेटिक्स टीचर शी मस्ट हैव, यानी रिहाना एक अच्छी गणित की अध्यापिका बनना चाहती है, तो एक अच्छी गणित की अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, द स्किल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मैथ ओलंपियाड्स, यानी बच्चों को मैथ ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कराना चाहिए, तो वो अच्छी टीचर होगी। मतलब जो टीचर्स मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कराते हैं वो बेस्ट हैं। कोई सेंस है इस बात की। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ। ये तो इतना प्यारा वर्ड है, समझ जाना है कि कहानी चल क्या रही है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक तो बच्चे की संकल्पनात्मक अवधारणा विकसित होगी गणित को समझने के लिए वास्तविक दुनिया से जोड़ के। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गणित की कि हम इसको वास्तविक दुनिया से जोड़ करके जहां पे भी पढ़ाया जाता है ये अच्छे से सीख लिया जाता है, जहां नहीं हो पाता वो सीख नहीं पाता बच्चा। सी ऑप्शन है, द एबिलिटी टू रिकॉल ऑल फॉर्मूलाज, तो रट्टाफिकेशन कहेंगे इसको कि थियरम याद कर ली, रिकॉल कर लिया। एबिलिटी टू सॉल्व मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स, कहां लेकर के जा रहे हैं अभी हम, अगर टीचर अच्छा बनना है तो रियल लाइफ से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके सिखाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स छोड़िए, किसी भी तरह का टीचर, रियल लाइफ से अगर हम कॉन्सेप्ट को नहीं जोड़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे उतने दिमाग में अच्छे से नहीं जा पाएगा बच्चे के जितना वो जा सकता था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द डाइन्स थियरी। यानी डाइन्स थियरी जो है, जो हम अभी बात कर रहे थे, डाइन्स की, जो हंगेरियन मैथमेटिशियन है, उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, जॉल्टन डाइन्स आई थिंक उनका नाम है। तो डाइन्स ब्लॉक हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन सब के प्लेस वैल्यू के लिए। अभी हमने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन किया था, तो पूछा है कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है। उन्होंने 4 प्रिंसिपल के बारे में मेजरली बात की है, मतलब अब बताइए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। 4 ने और भी चीजों में बात की है जनरली, बट ये 4 तो हमें पता होते ही हैं या होने चाहिए। इनकी थियरी थोड़ी सी बड़ी और कॉम्प्लेक्स थियरी है। अभी 4 ऑप्शंस के थ्रू हमने सीखा था। कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल वहां था, डायनेमिक प्रिंसिपल पे भी हमने बात की थी कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है, पहले एक्सपीरियंसेस होने चाहिए फिर हम सिखाएं उसको कोई चीज। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमने नहीं देखा ऑप्शंस में। मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल हमने देखा था, और 4th हमने देखा था आपका परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल।
लेकिन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमने कहीं नहीं देखा, तो ये नहीं है डाइन्स प्रिंसिपल्स का हिस्सा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्याजे से, एक क्वेश्चन प्याजे से मैथमेटिक्स की पेडागोजी में आता ही है, नंबर सेंस को लेकर के कि बच्चे कैसे नंबर का सेंस बनाते हैं क्लासेस में। नंबर अकॉर्डिंग टू प्याजे इज अ सिंथेसिस ऑफ टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स द चाइल्ड क्रिएट्स अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, यानी दो प्रकार के रिलेशनशिप हैं, यानी प्याजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, यानी दो तरह के रिलेशंस हैं जिनको साथ में जोड़ करके बच्चे ने अपनी नंबर की सेंस को डेवलप किया है। पहला है ऑर्डर एंड हायरार्किकल इंक्लूजन, यानी क्रम और पदानुक्रम समावेशन। ये तो आप बिठा ही लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। ऑर्डर एंड रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन एंड हायरार्किकल इंक्लूजन या सीरिएशन और कंजर्वेशन। तो ये अपने आप में ही क्लासिफिकेशन का हिस्सा बन जाता है कि एक तो बच्चा ऑर्डर में समझता है जब वो नंबर सेंस की बात करेगा, और दूसरा हायरार्किकल इंक्लूजन। तो इसमें क्या होगा, सिंथेसिस लगता है कि दो चीजों को जोड़ करके ऑर्डर प्लस हायरार्किकल इंक्लूजन, यानी उसने क्लासिफाई करना, इंक्लूड करना सीख लिया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो टॉफी हैं, तो दो टॉफी का मतलब है, या तीन टॉफी है मान लीजिए, तो इसमें जिसके पास तीन टॉफी यानी दो नंबर या दो टॉफी उसके पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब इसी को हायरार्किकल इंक्लूजन कहते हैं कि पांच में तीन तो इंक्लूड होता ही है, यानी पांच बड़ा है तीन से, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और पीजी मास्टर्स है और सीटेट नहीं है, मैं बीएड कर रही हूँ, क्या केवीएस में पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर सकती हूँ? उन्होंने बीएड आई थिंक मांगा हुआ है, अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पीजी इसमें होता है DEET+B में कि आपने मास्टर्स की हो आप बाद में बीएड कर सकते हैं, तो मंतशा मेरे ख्याल में आप नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप वो रूल और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, है ना। सिलेबस के साथ मैंने या वो शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे तो अब अपियरिंग में काम नहीं चल पाएगा, बीएड आपको सारी कंप्लीट चाहिए, मतलब कहा हुआ है इन्होंने, ठीक। तो ऑर्डर एंड हायरार्किकल इंक्लूजन, एक इसमें होता है वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। नंबर सेंस के लिए प्याजे ने कुछ कुछ बातें की हैं। अगर हायरार्किकल इंक्लूजन या ऑर्डर की हम बात करें तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस 5 में ये 4 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, इसी को हायरार्किकल इंक्लूजन कह रहे हैं हम, है ना। और एक चीज होती है नंबर सेंस को समझने के लिए, और ये सीक्वेंस है, क्रम है, ऑर्डर और हायरार्किकल इंक्लूजन दोनों इसमें शामिल हो गए। एक चीज है वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक नंबर, तो एक नंबर पे आप एक चीज रखेंगे, दो नंबर जहां लिखा हुआ है यानी वहां दो बॉक्स रखने होंगे, यानी किसी एक चीज से, कॉन्क्रीट मटेरियल से आपने नंबर्स के साथ उसको जोड़ दिया है। 3 है तो 3 चीजें रखेंगे आप वहां पे, या जो भी मटेरियल की बात हो रही है वो है वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ये भी नंबर के ही कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है प्याजे के संदर्भ में अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा पोल में, ठीक है ना। मंतशा आप नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब इस चीज में अप्लाई आपकी, मतलब ऐसा नहीं आप पेपर नहीं कर पाएंगे, देखिएगा जवाब दीजिएगा। समझिएगा क्या कह रहे हैं भाई आप लोग, देख रहे हो विनोद कितना मजा आ रहा है। अच्छा गिल्लू देखिएगा यार, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवीएस वालों का ना ऐसे ही हर साल परेशान होते हैं, जब मतलब जब भी ये आता है। क्या करूं, सब किया और सब पढ़ा है, सोनम कह रही है, फिर भी 90 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो सब पढ़ा ही है, वो दिमाग में सेट नहीं हुआ है सोनम, फिर नहीं तो कैसे नहीं आ पाएंगे। मतलब आपको खुद ही जब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं 150 में से, जो बाकी के 60 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उनसे पता लग जाए ना किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके गायब हैं, जो आपको लग रहा है कि सब पढ़ा है लेकिन वो फिर भी नदारद हैं वो कॉन्सेप्ट्स, तो उनको ठीक से दोबारा से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास ज्यादा करना है ना। उस चक्कर में मत पड़ जाना। ये आजकल बहुत सिस्टम है कि आंख बंद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, है ना। 150 पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 15,000 प्रैक्टिस कर लो, 1,500 प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने समझ के 100 क्वेश्चन भी ठीक से प्रैक्टिस किए हैं और आपके सेक्शन में 30 क्वेश्चन आने हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सिलेबस तो सेम ही है ना। तो वो कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कि आंख बंद करके। हमें क्या लगता है कई बार बस सेट पे सेट लगाए जाओ, अपने आप नंबर आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट भी तो समझना होगा, एनालाइज भी तो करना पड़ेगा उस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टूडेंट्स ऑफन मेक अ मिस्टेक इन कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने में बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको 0.50 ग्रेटर लग सकता है 0.5 से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05 से। ऐसा होता है ना कई बार, मतलब कुल मिलाकर के उनको समझ में नहीं आता, जैसे 0.45 0.45
5, तो उसको लगेगा यार यही बड़ा है। तो डेसिमल में जो नंबर है वो छोटा नंबर भी हमें कई बार बड़ा नजर आता है। तो इसका रीजन क्या है इस एरर का? ओवर जनरलाइजेशन ऑफ होल नंबर फैक्ट्स टू डेसिमल नंबर्स, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, या फिर इट इज अ केयरलेस मिस्टेक। देखिए बच्चा केयरलेस मिस्टेक नहीं करता, रिप्रेजेंटेशन है, नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट किया है, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये जनरल मिस्टेक है। तो इसको हम यही कह सकते हैं कि ये ओवर जनरलाइजेशन है। जो होल नंबर्स के फैक्ट्स बच्चे ने सीखे हैं कि 2 बड़ा होता है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, ये जो होल नंबर के बारे में हमने जो चीजें सीखी होती हैं उन्हीं को हम अप्लाई कर देते हैं डेसिमल नंबर पे। तो जो चीज आपने सीखी है उसको आप कहीं और भी अप्लाई करे जा रहे हैं, तो वहां पे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, जैसा कि हमने अभी एक और क्वेश्चन में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर जैसा एडिशन वगैरह में भी करता है बच्चा, जो भिन्न वाला एक क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेकंड लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नेशनल इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2021? 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो MHRD होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आपको पता है NEP ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने उसको चेंज किया है, उसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। और अब इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है नेशनल लेवल पे टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये इस बार KVS में भी 2 जगह पे पूछा हुआ है, सिलेबस में 2 जगह दिया हुआ है, एक तो NEP में और दूसरा अलग से भी। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बच्चों में हम ये देख रहे हैं हमारे देश में साक्षरता की सच में कमी है। हम डिग्रीज तो दे दे रहे हैं, हम ये तो कह दे रहे हैं कि हाँ भाई लिटरेट हो तुम, चलो ठीक है 10वीं पास हो गए, लेकिन एक्चुअल में जब हम बात कर रहे हैं बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा 6th क्लास में भी, तो स्थिति क्या हो गई? गड़बड़ हो गई कि जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, जो बेसिक नंबर्स की समझ है, वो भी नहीं आ पा रही बच्चे को, है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए बीएड अगर आपकी है और आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए होता, अभी तक हमारे देश में मंतशा पीजीटी में सीटेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। लेवल 2 तक, सिर्फ 10th तक के लिए ही सीटेट की जरूरत होती है, उसके ऊपर नहीं। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं FLN की, तो हम ये कह रहे हैं कौन सा एक इनिशिएटिव है बताइए, सब तुक्के लगा रहे हैं यहाँ पे। समग्र शिक्षा नहीं, निपुण भारत करके एक स्कीम ये लोग लेकर के आए हैं, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आपके बैचेस में। निपुण भारत करके एक स्कीम लेकर के आए, ये आप इसको सीटेट के लिए तो इतना ही जान लीजिए कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं कि भैया 3 से 9 वर्ष के बच्चे को बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए। 3 से 9 वर्ष का बच्चा, यानी कक्षा 3 तक उसको पता हो चीजें कि काम कैसे कैसे करते हैं, वो पढ़ पाए ठीक से, नंबर्स को कैलकुलेट कर पाए या यूज कर पाए, बेसिक समझ उसकी होनी चाहिए। इसको निपुण भारत कहा गया है, जिसमें इसकी फुल फॉर्म भी है एक, देख लीजिएगा, क्या पता कहीं पंगे ले लें आपसे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण में N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, जैसा कि हम परख पढ़ रहे थे, रिदम, अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन पूछा आपने, तो रिदम यहाँ पे देखिएगा। निपुण भारत का क्या सपना है कि बच्चे भाषा और गणना, जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक नंबर स्किल्स हैं और रीडिंग स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो उसको आए बच्चे को 3 से 9 वर्ष की उम्र तक ही वो निपुण हो जाए। किसमें? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है निपुण भारत की। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेशनल इनिशिएटिव, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यानी प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ के समझ पाए, यानी अगर उसको पढ़ने को कुछ दिया जाए तो वो समझ के बता तो दे कम से कम कि क्या समझ आया। एंड न्यूमरेसी, तो ये है निपुण की फुल फॉर्म, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत जिसकी बात हो रही है। आज के लिए आखिरी सवाल है, ये क्या है देखिएगा, आखिरी सवाल क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, फिर हम एक बार 12th या 10th क्वेश्चन था जिसमें किसी को डाउट था। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर पीयर असेसमेंट। देखिए एक होता है सेल्फ या पीयर असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, पीयर का मतलब है जो बच्चे हैं, जो सहपाठी हैं, जो उसका ग्रुप है, बच्चे का क्लासमेट्स हैं, वो उसको असेस कर रहे हैं, या बच्चा खुद को असेस कर रहा है और एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। कौन सी एक बात पीयर असेसमेंट के बारे में सही है, समकक्षी मूल्यांकन के बारे में सही है। इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बात करती है कि बच्चे एक दूसरे को, मान लीजिए मैंने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है या पढ़ा है, तो मैं अपने दोस्त को कहूं कि भाई इसको देखना, तुम मुझे कितने मार्क्स दोगे
इसको चेक करो एक बार, या कहाँ कमी है, और उसने अगर कुछ काम किया तो मैं देखूं। यानी एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे का आकलन भी कर रहे हैं। तो कौन सी बात पीयर असेसमेंट के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है इट इंक्लूड्स असेसिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वर्क ऑफ देयर पीयर्स। यानी इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है, यानी वो बाकी बच्चों का आकलन कर रहा है और प्रतिपुष्टि देगा। इट कैन नॉट बी डन इन पेयर्स और ग्रुप्स। भैया पीयर का तो मतलब ये ग्रुप्स में होगा या पेयर्स में होगा, 2 लोग होंगे या 2 से ज्यादा लोग होंगे। इट इज अ टूल ऑफ समेटिव असेसमेंट। पेयर मतलब 2 लोग होंगे, पेयर से ज्यादा हो गए, 3 लोग हो गए तो ग्रुप बन गया। इट इज अ टोटल ऑफ समेटिव असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि एसए जजमेंट के लिए होता है, ये एफए का पार्ट है, रचनात्मक आकलन का पार्ट है जो पीयर असेसमेंट है। इट रेफर्स टू चाइल्ड्स ओन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, यानी उसके खुद के इंटरेस्ट, खुद के असेसमेंट के विषय में है, तो इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग भी जिसको कह देते हैं। तो ये तो नहीं होगा। आंसर है ये कि जिसमें बच्चा दूसरों के काम को और खुद के काम को दूसरों के द्वारा आकलन करवाता है, करता है, फीडबैक भी मिलता है फिर उसे अपने पीयर्स के साथ। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो आप करेंगे। और या 10th क्वेश्चन किसी को डाउट था एक बार उस पर चल लेते हैं। फिर कल हम बिल्कुल छुट्टी रखेंगे, मंडे से अपना 9 बजे का टाइम फिक्स है, सिर्फ सीटेट की क्लास चलेगी। अभी के लिए केवीएस का जो भी है वो ऐप पर चलेगा, तो आपको यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो सीटेट की तैयारी अभी कर रहे हैं और पहले से तैयारी चली आ रही थी, तो आप लोगों को निराशा ना हो इसके लिए साथ में बने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये था क्वेश्चन कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग, क्या पोल दे दो पोल। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 1 और 2। यानी क्लास 1 और 2 में मैथमेटिक्स को सिखाने की जब हम बात कर रहे हैं तो एज पर द विजन ऑफ एनसीएफ कौन सी बात सही है? कि सिर्फ एल्गोरिथम पे नहीं, ओरल मैथमेटिक्स जी नहीं, मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट इन क्लास 1 एंड 2, ये और खराब बात हो गई। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट्स, ईवीएस। तो देखो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं कि ईवीएस होता ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ कोई और ऑप्शन भी नहीं है जो इसके आसपास भी हो सही होने की तुलना में, है ना, क्योंकि हमारे पास। और दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पे कहा गया कि इंटीग्रेट करना है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ईवीएस की अलग से ही टेक्स्ट बुक होगी, लैंग्वेज के थ्रू भी तो वो ईवीएस सीख रहा होगा, है ना। सब्जेक्ट तो है ना ईवीएस, अगर देखा जाए टेक्स्ट बुक नहीं है, या एज अ सब्जेक्ट हम टेक्स्ट बुक की फॉर्म में प्रॉपर नहीं पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज और गणित के माध्यम से सिखा दे रहे हैं। तो इसी तरह से गणित को भी आपने इंक्लूड किया, गणित में भी तो कहीं ना कहीं ईवीएस इंक्लूडेड होगा। तो हम जो एनवायरमेंट के मुद्दे हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, तो आपस में जोड़ करके या सम्मिलित करके आर्ट्स हो गई उन सब के थ्रू सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक नहीं है, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके पढ़ा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। ये ऑप्शन में जो इसका भाव है वो ये है कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना। तो बाकी कोई ऑप्शन तो इसके आसपास आता ही नहीं है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, 30 की ही आदत हो गई है, मैं कराती भी आपको, अगर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता तो 30 भी करते। ये आपके टेलीग्राम चैनल है और बाकी पेजेस आप देख सकते हैं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। अब किसी का कोई डाउट हो तो 1 मिनट में आप फटाफट से पूछ लीजिए। कल संडे है, कल की हम छुट्टी रखेंगे। वैसे तो संडे वार्ता किया करते थे बट इस बार तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है व्यस्तता हो गई पिछले कुछ महीनों में, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा आराम की भी जरूरत है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल हिंदी में समझाइए, आमा खातून ये बात कह रही हैं। आमा देखिए, अगर हम बात करें 16 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, देखिए तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल वैसे हम कर चुके हैं। इंट्रापर्सनल, और उसमें भी लिखा हुआ है शायद आपकी जो नोट्स हैं, इंटरपर्सनल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग। यानी मैं आपको समझ पा रही हूँ, अपने आसपास के लोगों को समझ पा रही हूँ, उनकी भावनाएं, उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका मूड क्या है, उनके बारे में समझ पा रही हूँ, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। जैसे टीचर में भी पाई जाएगी, आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनमें भी पाई जाएगी, थेरेपिस्ट में भी पाई जाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रा की, इंट्रा का मतलब ये होता है सेम। तो जब आप खुद के मूड्स को, खुद के टेम्परामेंट को, खुद के इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं तो वो है, खुद के इमोशंस को समझ पा रहे हैं तो वो इंट्रा है। इंट्रा का मतलब ही सेल्फ है ना। इंट्रा मतलब स्वयं में या सिंगल अगर हम कहें तो, ठीक। तो यहाँ इंट्रा को सेल्फ से जोड़ना है। हिंदी में आपको ये अलग अलग नाम से भी मिल जाएगा, अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक। और इंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटर का मतलब यहाँ अदर्स से है ना। जैसे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होते हैं तो यानी 2 स्टेट्स में या 2 से अधिक स्टेट में कोई इंटर स्टेट बस है, यानी एक से दूसरे स्टेट में जाएगी दूसरे के विषय में। इंट्रा का मतलब सेम या सेल्फ, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मंडे मिलेंगे। बाकी के नोट्स का भी हम आपके लिए इंतजाम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए।
है ना, क्योंकि वो इतने बड़े नोट्स नहीं होंगे कि आप पेपर से 10 दिन पहले उनको ना पढ़ पाए, तो डोंट वरी। और कोशिश रहेगी, बट मैं अभी आपको कोई डेट नहीं दूंगी, ना मैं ये कहूंगी कि तब मिल जाएंगे, क्योंकि अभी स्थिति लग नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा काम उस पर अभी हो पाएगा, थोड़ा सा ही काम बाकी है उस पर, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं, मतलब मंडे मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इतने प्रीवियस जो 600 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी कराए हुए हैं, मैथ्स के 2 सेशन हुए हैं इस बार के, पुराने सेशंस भी आप देख सकते हो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैराथन सेशंस हैं, ये सब आप देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैराथन्स, जिसमें सारा सब्जेक्ट के जो CDP है आपका सारा कराया है, आगे भी आपको मैराथन्स मिलेंगी।